ओके जी। सो क्लास से जो हमारी एग्ज़ाम से पहले हमारा लास्ट लेक्चर हो रहा था, उसमें हमने थोड़ा-सा चीज़ों का रिव्यू किया था कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या-क्या थे। तो हमने कहा था कि हमारे गेट्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर्स या मेमोरीज़ और एड्रेस सबट्रैक्टर, इस किस्म के हमने सर्किट्स पढ़े हैं और स्टेट मशीन्स पढ़ी हैं। तो अब हम कवर क्योंकि वेरिलॉग करना चाह रहे हैं, तो हम पहले एक हमने इसका क्विक रिव्यू लिया था कि गेट्स कैसे काम करते हैं। रजिस्टर का मैंने एक मॉडल आपको बता दिया था कि रजिस्टर बेसिकली अगर उसमें इनेबल का सिग्नल नहीं है तो इसका मतलब है वो एक साइकिल के लिए वैल्यू स्टोर करेगा। जिस तरह इधर स्लाइड पे शो रहा होगा कि अगर इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे हम चला रहे हैं तो इनपुट पे वैल्यू 3 है, तो अगले पूरे साइकिल के लिए आउटपुट पे वैल्यू 3 रहेगी। अगर उससे अगले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे इनपुट पे वैल्यू 4 है तो पूरे एक साइकिल के लिए 4 रहेगी एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से एक साइकिल के लिए बाय डिफॉल्ट रजिस्टर वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ये 3 और 4 से मुराद क्या है कि इधर जो इनपुट पे नंबर आ रहा है, यहाँ पर हमने डेसिमल में लिखा हुआ है मगर असल में ये बाइनरी में कोई नंबर आ रहा होगा। मे बी अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो 00000011 3 होगा और 10004 होगा, 1015 होगा। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए डेसिमल में टाइमिंग डायग्राम में इस तरीके से शो कर देते हैं। असल में हमेशा चीज़ बाइनरी में ही स्टोर होती है। तो अगर बहुत सारे डी फ्लिप फ्लॉप लगे हों तो ये काम हमारा हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर इनेबल का सिग्नल होता है कि अगर इनेबल का सिग्नल आए, यानी चलता वो भी हर राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे है, लेकिन अगर राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के ऊपर भी अगर इनेबल का सिग्नल 1 हो तब वो स्टोर करेगा, नहीं तो जो भी पुरानी वैल्यू थी वो होल्ड रहेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर इनेबल का सिग्नल इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे आया तो इससे पहले जो भी वैल्यू थी वो पुरानी वैल्यू रहेगी। इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के बाद वैल्यू इसकी 5, क्योंकि इस एज पे 5 आ रही थी तो वो स्टोर हो जाएगी। और ये तब तक स्टोर रहेगी जब दोबारा राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पर इनेबल का सिग्नल ना आया, तो उस वक्त जो इनपुट पे वैल्यू होगी फिर वो अपडेट होकर नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर किया था, इसको मैं क्विकली स्किप करूंगा क्योंकि हमने कर दिया था। एक एग्जांपल हमने की थी रजिस्टर फाइल की। हमने कहा कि रजिस्टर फाइल इस तरह की चीज़ होती है, प्रोसेसर्स में अक्सर यूज़ होती है, कई सर्किट्स में यूज़ होती है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई रजिस्टर नंबर बताएं जिसको हम एड्रेस कहते हैं, तो वो रजिस्टर नंबर आउटपुट पे आ जाए। और फिर आप लोगों को सोचने का कहा था, तो इस जगह पर हमने कहा था कि मार्क्स लगेगा, ये काम कर देगा। और इसी तरह हमने कहा था कि अगर हम लिखवाना चाहें रजिस्टर फाइल पे तो हम चाहेंगे कि हम कोई एड्रेस बताएं और बताएं डाटा के, मतलब रजिस्टर नंबर 3 पे लेट से मैंने कोई वैल्यू लिखवानी है, 20 लिखवाना है लेट से, तो ये 0123 पे 20 लिखवाना है तो मैं इधर 3 एड्रेस दूंगा, डाटा इन पे मैं 20 दूंगा और राइट का सिग्नल एक साइकिल के लिए 1 करूंगा। तो जब राइट का सिग्नल 1 होगा तो उस साइकिल उस एज ऑफ क्लॉक के ऊपर 3 नंबर रजिस्टर पे वैल्यू लिखवाई जानी चाहिए 20 जो कि मैंने इनपुट की, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो इसका सर्किट हमने कहा था कि अच्छा हम डाटा को सबको दे देते हैं इनपुट पे, लेकिन जो राइट है उसको हम एक डीमक से गुजार के सबको दे देते हैं और एज एन इनेबल दे देते हैं। तो हर रजिस्टर का इनेबल होगा जिसपे हम राइट का सिग्नल देंगे। तो क्या होगा कि और सिलेक्ट लाइन एड्रेस की बना देंगे, तो अगर इधर 3 वैल्यू आ रही है एड्रेस पे तो 3 नंबर वाला रजिस्टर का इनेबल 1 होगा, और डाटा क्योंकि सबको जा रहा था तो 3 सिर्फ इनेबल्ड है, उस पर लिखा जाएगा, बाकी किसी पर नहीं लिखा जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल की थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि मेमोरी भी तकरीबन ऐसी चीज़ ही होती है कि जिसको हम एड्रेस देते हैं, डाटा देते हैं तो लिखा जाता है, राइट का सिग्नल देते हैं, और अगर हमने सिर्फ पढ़ना हो तो हम एड्रेस देते हैं तो डाटा आउट आ जाता है। नॉर्मली जो टिपिकली रैम्स यूज़ होती हैं जो कंप्यूटर में, वो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन हम देखेंगे बाद में हम एफपीजीएस यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो ब्लॉक रैम होती हैं वो तकरीबन ऐसी होती हैं। सिर्फ वो उसमें एंट्रीज ज़्यादा होती हैं और एक साइकिल का डिले होता है, यानी कि अगर मैं एड्रेस दूंगा तो अगले साइकिल में डाटा आएगा बजाय सेम साइकिल में आने। एड्रेस सबट्रैक्टर हम सबको पता है, मल्टीप्लायर पता है, तो मैं इसको क्विकली स्किप करूंगा। एक हमने डिक्रीमेंटर की एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हम ऐसा सर्किट बनाना चाह रहे हैं जिस तरह मैंने कहा था कि जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट पे काउंटर चल रहा होता है, उसी तरह का सर्किट्स के अंदर भी हमें कई दफ़ा चाहिए होता है कि हम इनिशियली कोई वैल्यू लोड कर सकें, कि हम कह सकें लेट्स से ट्रैफिक लाइट को मैं 100 से शुरू करवाना चाहता हूँ, बड़ा इशारा है तो 100 सेकंड का इंतजार करना है, तो मैं लोड का सिग्नल दूं एक साइकिल के लिए और साथ इधर 100 इनिशियल वैल्यू दे दूं तो 100 लिखा जाए। और उसके बाद जब भी मैं डिक्रीमेंट का सिग्नल दूं तो वो 100 से एक नीचे हो जाए। मे बी मैं एक सेकंड के बाद डिक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, 100 से 99 हो जाए, फिर 98, 97 एंड सो ऑन।
और वो काउंट जो है वो मैं किसी तरह बाहर डिस्प्ले करवा दूँ। तो उसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले तो हमें एक रजिस्टर चाहिए होगा जिसके अंदर हम वो काउंट की वैल्यू स्टोर करा सकें, और फिर हम उसमें इनिशियल वैल्यू लोड करवाना चाह रहे हैं, और साथ साथ हम डिक्रीमेंटेड वैल्यू भी लोड करवाना चाह रहे हैं कि शुरू में इनिशियल वैल्यू, बाद में हम चाह रहे होंगे कि उसको -1 करके लोड करवाएं। तो -1 को मैंने माइनस माइनस लिखा हुआ है, सी हम सब ने पढ़ी है तो वहां से। तो क्योंकि दो रजिस्टर तो एक ही वैल्यू लोड कर अपने ऊपर लिखवा सकता है और इधर दो आ रही हैं, तो दो में से चूज करने के लिए हमने फिर पढ़ा था कि हम जब भी हमें चूज करना हो कि दो तीन ऑप्शन में से कोई एक, तो हम एक मक्स लगा देते थे। तो हमने मक्स लगा दिया एक इधर के, ठीक है ये वैल्यू भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। और कब ये वाली वैल्यू आएगी, हमने कहा कि यार जब डिक्रीमेंट की का सिग्नल हाई हो तो डिक्रीमेंटेड वैल्यू आए, वरना ये वाली वैल्यू आ रही हो। तो हमने डिक्रीमेंट को डायरेक्ट हाई कर दिया, और साथ ही हमने ये कहा कि अगर कि रजिस्टर जो है उसमें इनेबल भी एक होना चाहिए, कि अगर लोड या डिक्रीमेंट आ रहा है तब भी लिखा जाए, नहीं तो हर वक्त ना लिखा जा रहा हो। ये ना हो कि मैं डिक्रीमेंट 0 तो फिर दोबारा इनिशियल वैल्यू लोड ना हो जाए। तो हमें एक इनेबल सिग्नल चाहिए कि जब इनमें से कोई सिग्नल हो तब भी लिखा जाए। तो हमने इन दोनों को आपस में और कर दिया। तो अब और करने का ये हुआ कि अगर लोड का सिग्नल आया तो इधर से ये इनेबल होगा, और उस वक्त डिक्रीमेंट क्योंकि 0 होगा तो इधर से वैल्यू लोड हो जाएगी। अगर इन डिक्रीमेंट का सिग्नल आया तो उस वक्त लोड 0 होगा, लेकिन डिक्रीमेंट और की वजह से इसको इनेबल करेगा, और डिक्रीमेंट 1 होने की वजह से ये वाली साइड चूज होगी तो डिक्रीमेंट होना। तो ये हमने एक एग्जांपल की थी। उसके बाद हमने एक 4D FIFO की एग्जांपल की थी आई थिंक, और ये हमारी एग्जांपल पे हमारा शायद कंप्लीट करने पर हमारा लेक्चर शायद खत्म हुआ था। तो 4D FIFO में हमने कहा था कि हम डाटा पुश करते जाएं और 4 तक वैल्यूज तक पुश कर सकें, और फिर हम उठा भी सकें। तो हमने कहा था कि 4 रजिस्टर हम रख लेते हैं कम से कम, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज एटलीस्ट सेव करनी है। तो डाटा जब भी आ रहा होगा, हमने हमने जो डिज़ाइन प्रपोज किया था वो ये किया था कि उसको इसी तरह पुश करते जाएं कि जो बाहर से डाटा इन आ रहा है वो पहले रजिस्टर से कनेक्ट हो जाए इनपुट पे, पहला रजिस्टर दूसरे की इनपुट से कनेक्ट हो जाए, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की। तो और जब भी पुश का सिग्नल आए तो हम इसको इनेबल कर दें। जैसे ही पुश आएगा तो ये डाटा इधर चला जाएगा, इधर जो पड़ा था वो नीचे चला जा चुका होगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे जा चुका होगा, और आखिरी वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। शुरू में सारे ही 0 हैं तो शुरू में डिस्कार्ड होता रहे, लेकिन जब तक 4 फिल नहीं होंगे तब तक हमारे 4 फिल हो जाएंगे तो हमारे पास चारों में डाटा होगा, 2 फिल हुआ तो 2 में होगा, 3 हुआ तो 3 में होगा। तो इस तरीके से, और साथ क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है FIFO, यानी कि जो सबसे पहले डाटा आया है उसको हमने सबसे पहले आउटपुट करना है। तो लेट से अगर एक पुश हुआ होता तो हम चाहेंगे कि ये आउटपुट पे चला जाए, 2 पुश हुए होते तो यहाँ पर वो डाटा आ चुका होना था पहला वाला, तो फिर हम यहाँ से उठाते, 3 हुए होते तो यहाँ से आ जाना था, और 4 हुए होते तो यहाँ पर आ जाना था। तो हमने इसके लिए कहा कि इसका मतलब है वी नीड अ मक्स कि हम सिलेक्ट कर सकें कि इनमें से किसको आउटपुट पर लेके जाना है। लेकिन साथ ही एक सिलेक्ट लाइन का मसला पैदा हुआ कि अच्छा उसको सिलेक्ट कैसे करें, कि क्या कब 0 हो, कब 1 हो, कब 2 हो, कब 3 हो। तो इस पे हमने थोड़ा सा सोचा था क्लास में, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जब भी पुश हुआ करे तो एक काउंटर इंक्रीमेंट हो जाया करे। ठीक है, तो हमें एक काउंटर चाहिए जो कि पुश पे इंक्रीमेंट हो जाए और पॉप पे डिक्रीमेंट हो जाए। यानी कि एक दफा पुश हुआ है तो इधर से हम पढ़े होंगे, 2 दफा पुश हुआ है तो इधर से पढ़े होंगे, 3 दफा पुश हुआ है तो इधर, एक दफा पॉप हो गया तो इसका मतलब अब ये डाटा जो है ये पढ़ा गया है तो हम इससे पीछे वापस आ जाए। तो हम 0 1 2 3 इस तरह काउंटर को नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा और वापस आता रहेगा। तो हम एक काउंटर चाहिए हमें जो कि पुश पे इंक्रीमेंट हो, पॉप पे डिक्रीमेंट हो, और उसके हिसाब से हम सिलेक्ट लाइन चूज कर लेंगे। और साथ ही हमने कहा था कि काउंटर अगर 4 हो जाए तो हम कह देंगे 5 फुल है, 0 हुआ तो इसका मतलब है 5 एम्प्टी है। फिर हमने कहा था कि अच्छा ये काउंटर कैसे बने, तो काउंटर बनाना तो तकरीबन वैसे ही था जिस तरह हमने डिक्रीमेंटर बनाया था। हमने कहा कि अच्छा हमें एक रजिस्टर तो चाहिए होगा जिसमें काउंट आए, लेकिन अब हमने उसको इनिशियल वैल्यू नहीं देनी, बल्कि हम चाहते हैं कि इसी वैल्यू को जो काउंट के अंदर पड़ी है, शुरू में 0 होगा, इसको इंक्रीमेंट का सिग्नल आया तो इंक्रीमेंट करें, डिक्रीमेंट का सिग्नल आया तो डिक्रीमेंट करें। तो इसका मतलब हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चाहिए कि इसी काउंट की वैल्यू को हम प्लस भी कर सकें और +1 भी कर सकें और -1 भी। और इन दोनों को क्योंकि इधर लिखवाना है तो हमें एक मार्क्स चाहिए जिससे हम चूज कर सकें कि यार इसको लिखवाना है कि उसको लिखवाना है। और अगेन बिल्कुल पिछली दफा की तरह हमने इसकी सिलेक्ट लाइन को इंक्रीमेंट से टाइप कर दिया और इनेबल को हमने कह दिया कि इन दोनों का और हो जाए, ताकि अगर कभी ये आए तभी इस पर लिखा जाए। अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों 0 है तो वैल्यू होल्ड करते हैं। ये मैंने 3-4 दफा रिपीट किया था लास्ट टाइम कि रजिस्टर जब भी बनाएं तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे क्या मुझे ऐसा रजिस्टर चाहिए जिसमें इनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उसका फैसला किस बेस पे होता है, उसका फैसला इस बेस पे होता है कि क्या कोई ऐसा केस है कि मैं चाहूँ कि रजिस्टर पे की वैल्यू चेंज ना हो, राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे भी ना चेंज हो। तो अगर कोई ऐसा केस है तो इसका मतलब मुझे इनेबल चाहिए।
तो जिस तरह इस केस में अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सिग्नल 0 आ रहे हो तो इसका मतलब है जो भी काउंटर की वैल्यू है वो वही रहे, इसका मतलब है कि इनेबल चाहिए हमें, तो मैं इसलिए इधर इनेबल लगेगा। और उसमें हम और कर देंगे कि जिस केस में भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा तो इस मार्क्स के थ्रू सिलेक्ट कर लेंगे कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू उठानी है या डिक्रीमेंटेड। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया था फाइफो का, जिसमें हमने काउंटर भी डिज़ाइन कर दिया और फाइफो भी डिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ से अब हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बेसिकली ये जो यहाँ तक मैंने डिज़ाइन अभी तक बनाया है, इस तरह के डिज़ाइन को हम कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल डिज़ाइन या RTL डिज़ाइन। RTL का लफ्ज़ बड़ा कॉमन इस्तेमाल होता है। RTL इस मायनों में भी, डिज़ाइन के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। इसका जो हम आगे कोड लिखना पड़ेंगे उसको भी हम RTL कोड कहते हैं, ठीक है। तो RTL स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल, और ये हमारा रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल है कि रजिस्टर के दरमियान जिस तरह डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे जहाँ कहीं पे मार्क्स चाहिए मार्क्स लगा दिया, गेट चाहिए गेट लगा दिया, तो इसको हम RTL लेवल डिज़ाइन करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो तीसरी दफ़ा कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, हमेशा जहन में रखनी है, आपने कभी भी वेरिलॉग कोड उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करना जब तक आपका ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट ना हो। पहला काम है कि आप इस डिज़ाइन तक पहुंचे। अभी हम वेरिलॉग हमने नहीं पढ़ी, अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमने अभी तक सर्किट डिज़ाइन पढ़ा है उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने उस वक्त तक वेरिलॉग की कोडिंग स्टार्ट ही नहीं करनी, लिखना ही नहीं है जब तक आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट ना हो। ये डिज़ाइन जब कंप्लीट होगा उस वक्त आप फिर कोड उसका लिखना शुरू करें। तो फिर कोड लिखना बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। पहली दफ़ा सीखते हुए आपको हल्का सा टाइम लग जाएगा। अगर आप और से सुनेंगे तो 1 या 2 इटरेशन में आपको समझ आ जाएगा, 1-2 असाइनमेंट्स अच्छे तरीके करेंगे तो समझ आ जाएगा। और उसको फिर आप यूज़ करते हुए हमेशा कोड लिख सकते हैं अपना उन्हीं उन्हीं असूलों पर। उसका फिक्स सा पैटर्न है कि अच्छा भाई रजिस्टर इस तरह कोड होता है, मैक्स इस तरह कोड होता है, गेट इस तरह कोड होता है, तो वो अगर आपको आ जाएगा तो आपने बस उसी तरह के कोड लिख देने और इवेंचुअली उसको टेस्ट कर लेना। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं कोडिंग पे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन बहुत से कॉमन सिग्नल प्रोसेसिंग के जो काम होते हैं ना वो आपको खुद से नहीं करने होते, बल्कि उसकी बनी बनाई किसी ने या वेरिलॉग कोड लिख कर रखा होता है, या एक उसको हम कहते हैं कोर, आईपी कोर रखी होती है जिसको आप इस्तेमाल कर लें तो आपका काम हो जाएगा। आपके प्रोजेक्ट्स में भी आप आईपी कोर्स भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब हम आ जाते हैं असल चीज़ पे जिसके लिए हमने ये पूरी कहानी पीछे से पढ़ी थी। वो ये है कि हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चला कर देखना चाहते हैं किसी तरह। तो पुराना तरीका ये था कि अच्छा इसको गेट्स जोड़ जोड़ के हम ब्रेड बोर्ड में बनाए, लेकिन वहां पर एक छोटे मोटे सर्किट तो बन सकते हैं, बड़े सर्किट्स नहीं बन सकते। यानी इस तरह का फाइफो बनाना जो है ना वो एक लंबा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर हमने ब्रेड बोर्ड पे बनाना हो। तो सर्किट पर कैसे टेस्ट होते हैं? सर्किट के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर आप वेरिलॉग कोड लिखें जिससे ये सर्किट बन जाए और इस सर्किट को आप टेस्ट करें। तो वेरिलॉग जो है उसमें हम स्टार्ट होंगे मॉड्यूल से, ठीक है। तो मॉड्यूल को आप समझ लें कि जिस तरह आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर आईसीज लगाते हैं कि अच्छा ये गेट है, गेट की आईसी है 7 सीरीज की, एक आईसी होगी जो जिसमें 4 एंड गेट होते होंगे, एक और होगी जिसमें 4 और गेट होते होंगे। तो अब वो आईसी है, वैसे ही आपके पास कई आईसीज हैं, आप रिप्लेसेबल हैं, एक को उठा लें दूसरे को उठा लें लगा लें तो वो हमेशा एंड गेट का काम करेगी। तो कोड के अंदर जिस तरह सी में फंक्शन होता है तो हम बार बार कॉल कर सकते हैं, उस तरह हम एक मॉड्यूल इधर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि यार ये मॉड्यूल एक तरह की आईसी बन गई और अब मैं बार बार इसको सर्किट में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम आपने जो कर लिया, जिस तरह भी हमने फाइफो डिजाइन कर लिया, तो फाइफो आपको लगता है कि यार मुझे एक से ज्यादा दफा यूज होने वाली चीज है, तो हम उसका मॉड्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने काउंटर बनाया, डिक्रीमेंटर बनाया, फाइफो बनाया, इन सब को हम अलग-अलग मॉड्यूल्स बना सकते हैं ताकि हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अगर कोई ऐसा छोटा सा काम है जो बार बार इस्तेमाल नहीं करना, फिर उसके लिए अलग से मॉड्यूल बेशक ना बनाए, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा काम है तो उसको हम मॉड्यूल बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल फाइफो है, फाइफो का अगर हमने कोड लिखना होगा तो हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। फाइफो डॉट वी लेट से मैं उसका नाम रखता हूँ, ठीक है। तो वेरिलॉग फाइल की एक्सटेंशन हम रख देते हैं डॉट वी, ठीक है।
सो आप नोटपैड में बना सकते हैं, आप Xilinx का सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया उसमें बना सकते हैं। आप बेसिकली इट्स अ टेक्स्ट फाइल, जिस तरह C.cpp फाइल होती है उस तरह हमने बस इसका नाम .p रख दिया। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे ओवरऑल जो मैंने लेट से FIFO बनाना था उसके इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं। तो डाटा इन, पुश और पॉप इनपुट हैं, डाटा आउट, FIFO फुल और FIFO एम्प्टी आउटपुट हैं, और ऑब्वियसली क्लॉक और रीसेट इसके अलावा। तो सबसे पहले हम उस फाइल में लिखते हैं मॉड्यूल, उसके आगे लिखते हैं स्पेस और मॉड्यूल का नाम। तो हमारा FIFO मॉड्यूल है तो हमने इसका नाम रख दिया FIFO। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट एंड, और इधर सेमी कॉलन, ये ना भूलें। इधर हम लिखेंगे इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स, और फिर इसके नीचे वाले हिस्से में हम इसका पूरा कोड लिखेंगे, और जब पूरा कोड लिख लेंगे तो हम आखिर में लिख देंगे एंड मॉड्यूल। इसका मतलब है मॉड्यूल खत्म हो गया। तो मैं रिपीट करता हूँ कि स्टार्ट में हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल, उसके बाद उसका नाम। नाम जो है उसके असूल वैसे ही हैं कि आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। आप नंबर से नाम नहीं स्टार्ट कर सकते। आप 5 1 2 3 तो कर सकते हैं, लेकिन 1 5 4 2 3 जिस तरह नॉर्मल सी में वेरिएबल नेम होते हैं उस तरह का ही इसके असूल है, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम अपनी मर्जी का, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम नीचे जो है पूरा कोड इसका लिख लेते हैं। सो इनपुट और आउटपुट सबसे पहले कैसे डिफाइन होगी, जो कोड तो नीचे आ गया इसके। अब इनपुट क्या है, ये जो मेरे पास डाटा इन, पुश और पॉप इनपुट थी, तो इसके पीछे हम इनपुट लिख लेंगे, और डाटा आउट, फुल और एम्प्टी जो है वो आउटपुट्स थी। तो मैंने डाटा इन के पीछे लिख दिया इनपुट, पुश के पीछे लिख दिया इनपुट, पॉप के पीछे लिख दिया इनपुट, और जो आउटपुट थी उनके पीछे लिख दिया आउटपुट्स। इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट एक जनरली कभी भी लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, लैंग्वेज में किसी लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कॉमों से सेपरेट करें। पहला आपने एक इनपुट डिफाइन की, कॉमा डाल दिया, दूसरी डिफाइन की, कॉमा डाल दिया, आखिरी के बाद कॉमा नहीं डालना होता, क्योंकि कॉमा में आखिरी वैल्यू बस उसी तरह लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें इनपुट सारे डिफाइन कर। यहाँ पर आपने लिखा हुआ 15:0 लिखा हुआ, इसको हम पढ़ते हैं 15 डाउन टू 0, ठीक है। कॉलन को हम पढ़ेंगे डाउन टू, ठीक है। 15 डाउन टू 0 का मतलब है कि 0 नंबर से लेकर 15 नंबर तक ये डाटा इन जो है ये 1 बिट का नहीं है, बल्कि इसमें 16 टोटल बिट्स है, जो कि 0 नंबर से लेकर 15 नंबर तक जाती है। 0 से स्टार्ट करें तो 16 से एक कम हम गए हैं 15 से। इसी तरह डाटा आउट भी है, वो हमने 0 से लेकर 15 तक जा रहे हैं, तो इसको हम 15 डाउन टू 0 कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पोर्ट लिस्ट कहलाती है, कि ये हमारी जो मॉड्यूल है उसकी पोर्ट्स हैं। इसको आप समझ लेंगे जिस तरह आईसी की जो पिने बाहर निकली होती है ना, उस तरह आप समझें कि आपके मॉड्यूल की ये पिने हैं जिससे कोई और मॉड्यूल कनेक्ट कर सकता है, कोई और कोड कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल, ठीक है। इसी तरह लेट से कि हमारा जो ये डिजाइन था टोटल जिसको हम कोड करना चाहते हैं, तो इसमें अब ये काउंटर भी एक चीज है। लेट से कि मैं ये भी मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है मॉड्यूल बनाऊं या वैसे कोड लिखूं, लेकिन लेट से कि मैं मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक और फाइल बनाऊंगा counter.v, और उसमें मैं उसका नाम रखूंगा मॉड्यूल स्पेस काउंटर। उसी तरह ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट खत्म, ये गोल वाली ब्रैकेट्स होती हैं, ये पैरेंथेसिस जैसे कहते हैं, और सेमी कॉलन, फिर उसका कोड आएगा, और आखिर में एंड मॉड्यूल आएगा, और इधर मैं उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन करूंगा। इस केस में इनपुट इंक्रीमेंट थी, इनपुट डिक्रीमेंट था, आउटपुट काउंट थी, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर ली। काउंट क्योंकि एक से ज्यादा बिट का था तो मैंने इसको अभी 3 डाउन टू 0 कर लिया, यानी कि 4 बिट का काउंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को सारी? यस सर। ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि मॉड्यूल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि मॉड्यूल नाम उसका, गोल वाली ब्रैकेट्स में इनपुट्स और आउटपुट्स। अगर सिंगल बिट की इनपुट या आउटपुट है तो कुछ भी नहीं लिखते साथ, अगर ज्यादा बिट्स की है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कितने डाउन टू 0। अगर 16 बिट है तो 15 डाउन टू 0 लिख देंगे, 32 बिट होती तो 31 डाउन टू 0 लिख देते हैं, एंड सो ऑन। कोड कैसे लिखना है ये भी हमने नहीं पढ़ा, वो मैं अभी उस पर आता हूँ। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट चीज है कि कोड कैसे लिखें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये FIFO का मॉड्यूल है जिसमें मैंने इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर ली। अब मैं नीचे लट से कोड लिख रहा था, तो बाकी का कोड बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर काउंटर का एक मॉड्यूल मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैंने एक और फाइल में लिखा हुआ है मॉड्यूल counter.b में, तो
उसको मैं फाइफो के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। फाइफो के अंदर जिस तरह काउंटर की इनपुट थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको मैं पुश और पॉप से टाई करना चाहता हूँ, तो ये काम कैसे होगा। सो लेट्स से कि ये पूरा कोड है, अब ये मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया, जो फाइफो के अंदर नीचे वाला हिस्सा था कोड लिखने वाला, यानी ये जो फाइफो के अंदर इस हिस्से में मैंने कोड लिखना था, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया और अब मैं इसमें कोड लिखना शुरू हुआ। बाकी का कोड तो चलो मैं आगे जाके देखता हूँ, लेकिन काउंटर को का इंस्टेंस कैसे बनाऊं, ये काउंटर को इस्तेमाल कैसे करूं इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं काउंटर। ये काउंटर क्या चीज है, ये जो जो भी मॉड्यूल का नाम था, तो अगर मैंने वो इस्तेमाल किया तो वेरिलॉग के कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि यार ये इस वाले काउंटर को इस्तेमाल करना चाह रहा है। इस्तेमाल इस ये जो कोड मैंने लिखा है ना, आप इसको बिल्कुल इस तरह समझ लें कि जिस तरह ब्रेड बोर्ड के ऊपर आपने उठाकर एक आईसी लगा दी और उसकी पिनों को अपनी पिनों के साथ टाई कर दिया, तो ये वो काम करे। तो हमने आईसी का नाम बता दिया काउंटर, तो वेरिलॉग के कंपाइलर को पता चल गया कि यार ये काउंटर की आईसी लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं उसका इंस्टेंस बनाना, ठीक है। कि एक पहले ये तो डिजाइन था जब हमने कोड लिखा, अब ये असल में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं इसको इंस्टेंशिएट करना, इसका इंस्टेंस बनाना। लेकिन आप इसको इमेजिन ऐसे ही कर लें कि ये जो पूरा कोड था ना, ये हमारा एक ब्रेड बोर्ड है जिसके ऊपर हम पीसेस लगा रहे हैं। तो हमने काउंटर का एक पीस उठाकर लगा दिया और हमने कहा कि उसका नाम है काउंटर इंस्ट वन। कोई भी नाम रख सकते हैं, इधर भी इसका भी कोई नहीं है, काउंटर इंस्ट वन इसलिए रखा है क्योंकि इसका पहला इंस्टेंस है। अगर मैंने कोई दो तक काउंटर लगाने होते तो मैं इंस्ट टू कह देता, इंस्ट थ्री कह देता, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, डॉट इंक्रीमेंट और ब्रैकेट में लिख दिया पुश। इसका मतलब है कि ये जो काउंटर की इंक्रीमेंट वाली पोर्ट है उसके साथ पुश का सिग्नल टाई कर दो। फिर डॉट डिक्रीमेंट के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पॉप। तो इसका मतलब है कि डिक्रीमेंट वाली पोर्ट के साथ पॉप को टाई कर दो। और डॉट काउंट के साथ मैंने काउंट लिख दिया, इसका मतलब है काउंट वाली पोर्ट के साथ काउंट को टाई कर दो। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये वो सिग्नल्स हैं जो कि मेरा ये फाइफो का कोड था, तो फाइफो के अंदर मैंने कोई पुश पॉप काउंट वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। ये वायर जो लिखा है इसको इग्नोर करें, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कुछ किए होंगे जिनको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। फाइफो के अंदर मेरे सिग्नल थे पुश पॉप और काउंट, तो मैं उनको इस काउंटर के साथ टाई करना चाह रहा था। तो आप समझें कि ये आपका ब्रेड बोर्ड था, फाइफो के अंदर जहां पर भी पुश का सिग्नल आपने रखना था उसको आपने इधर से टाई कर दिया, पॉप का जहां रखना था उसको इधर से टाई कर दिया, काउंट जहां पर इस्तेमाल करना था उसको इधर से टाई कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल का एक इंस्टेंस बना सकते हैं, यानी कि जिस तरह ब्रेड बोर्ड पे लगा सकते हैं इसी उस तरह का काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक के बजाय दो काउंटर होते तो जो कि इस केस में नहीं है, फाइफो के केस में नहीं है, लेकिन अगर मेरा ऐसा डिजाइन होता जिसमें दो थे तो हम इसी तरह से एक और इंस्टेंस भी बना सकते थे, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर बनाया एक और में काउंटर दोबारा लिखता कि हाँ भाई काउंटर टाइप, जिस तरह आप दो एंड गेट की आईसीज लगा दें तो आपने सबसे पहले बताया उसका नाम कि कौन सा आपने आईसी लगानी है या कौन सा आपने मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाना है। उसके बाद उसको कोई खुद से नाम दे दिया ताकि आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, ये काउंटर इंस्टेंस वन है या इंस्टेंस टू है। और फिर इसमें आपने बता दिया डॉट लगा के यार के इंक्रीमेंट के साथ ये वाला सिग्नल टाई कर दो, डिक्रीमेंट के साथ ये। इधर मैंने जान के उनके नाम डिफरेंट रखे हैं क्योंकि एक ही के साथ दो चीजें टाई नहीं करते हम हमेशा ये फिर अलग अलग टाई कर रहे होते हैं। जो आउटपुट्स हैं आपस में नहीं तो टाई हो जाएंगे। इधर भी मैं पुश लिख लेता तो ये दो जगहों से पुश ड्राइव हो रहा होता तो वो गलत बात थी। तो पुश वन पॉप वन काउंट वन इस तरह अगर मेरे पास अलग से सिग्नल होते जिनको मैं टाई करना चाह रहा होता तो मैं बिल्कुल इस तरह कर सकता, लेकिन इस केस में हमें नहीं करना है, हमें एक ही चाहिए। तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एक दफा काउंटर का मॉड्यूल लिख लिया तो अब आप उसके जितने मर्जी इंस्टेंस बनाएं उतना हार्डवेयर उसके लिए जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये तो था कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का, ठीक है। कि वेरिलॉग में जब हम काम करेंगे तो हम मॉड्यूल्स लिखा करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अगर मैं समराइज करूं जो हमने अभी तक पढ़ा है कि मॉड्यूल जो है वो हम ना एक तरह का ब्लॉक है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक 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 मॉड्यूल बना लेंगे तो आप उसके कई उसको इंस्टेंशिएट उसको कर सकते हैं, कई दफा यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी एंड गेट की आईसीज पड़ी होती हैं तो बहुत सी पड़ी होती हैं, आप 10 लगा लें 20 लगा लें, आपकी मर्जी, एक लगाना है एक लगा लें, दो लगानी है दो लगा लें, तो इस तरीके से चीज। तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंशिएट करना, जब आईसी लगाने को आप समझे। अच्छा, मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट जब दफा आप रेप्लिकेट करते हैं तो उसका नाम फर्क रखते हैं। जिस तरह मैंने काउंटर इंस्ट वन काउंटर इंस्ट टू इस तरह से रखा था, नाम फिर डिफरेंट यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारी वो चीज हो गई कि
कि हमने मॉड्यूल कैसे बनाना है। अब मॉड्यूल के अंदर जो कोड लिखना था, मॉड्यूल को डिक्लेयर करना भी हमने सीख लिया, मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाना भी सीख लिया, लेकिन जो मॉड्यूल के अंदर हमने कोड लिखना था, जो गेट्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर वगैरह, वो कैसे लिखें, तो वो अब अगला सेक्शन आ रहा है जिसमें उसको कवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमने ये वाले सारी इन्हीं चीज़ों को जोड़ के हम बना रहे थे, गेट्स को, मल्टीप्लेक्सर्स को, डीमल्टीप्लेक्सर्स को, एड्रेस सब्ट्रैक्टर को, और या स्टेट मशीन्स होती हैं। तो हम इन सब का कोड लिखना एक एक करके पढ़ लेते हैं। सो जो अब करना हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले तो हम ये करते थे कि हम ब्रेड बोर्ड के ऊपर कोई सर्किट जोड़ते थे, अब हमने कोड के अंदर सर्किट जोड़ना है। कोड के अंदर का मतलब है मैंने एक फाइल लिखी हुई है जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, और वो कोड जो लिखा होगा उसमें जो हम वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, उससे जो हमारा सेंसस टूल है वो खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पर ये गेट बनाना चाह रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अब हम करना चाह रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक एंड गेट बनाऊं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो कोड वेरिलॉग में लिखते हैं वो कुछ इस किस्म का होता है। हम लिखते हैं ऑलवेज एट स्टैटिक, ठीक है, ऑलवेज एट ब्रैकेट में स्टैटिक लिखा, बिगिन एंड, इसको फिलहाल आप ज़हन में याद ही कर लें, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या चीज़ है। और उसके अंदर आप लिख देते हैं A इज इक्वल टू बी एंड सी एंड डी। जिस तरह सी में एंड का सिंबल था उसी तरह इधर भी एंड का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी, सी और डी एंड होकर उसकी आउटपुट ए को चली जाएगी। ये जब लिखूंगा तो इसका मतलब है कि एंड गेट बन गया। अगर और गेट बनाना है तो मैं एंड के बजाय और का सिंबल लगा दूं। इधर आप थोड़ा सा फर्क देख रहे होगे सी से, कि मैंने सी में हम दो दो दफा एंड लिखते थे और में भी दो दफा और का सिंबल लिखते थे। इधर भी लिख सकते हैं, दो दो दफा भी लिख सकते हैं, एक एक दफा भी लिख सकते हैं। सी और वेरिलॉग में एक ही मतलब होता है। सी में भी जब आप एक दफा एंड लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बिट वाइज एंड, और जब एक दफा और लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बिट वाइज और, जब दो दफा लिखते हैं तो इसका मतलब है लॉजिकल एंड या लॉजिकल और, ठीक है। बिट वाइज एंड का मतलब ये होता है कि अभी अभी हमारे केस में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैं ये एक एक बिट अज्यूम कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसको पूरा ये जरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको एंड बिट वाइज और इसका फर्क बताता हूँ, ठीक है। मैंने वैसे सी में भी आपको बताया था लेकिन मैं दोबारा भी बताया, ठीक है। और है एक्स और के लिए आप ये जो कैप वाला सिंबल है जो कि मेरे पास अगर मैं अपने लैपटॉप पे देखूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है लेकिन किधर होगा यार, आई थिंक ये आपका, हाँ 6 के ऊपर नजर आ रहा है, तो शिफ्ट 6 दबाऊंगा आपके लैपटॉप के, उसमें भी शायद 6 का शिफ्ट दबाकर 6 दबाएं तो आ जाएगा, आपको नजर आ रहा हो। तो इसका मतलब है एक्स और गेट, ठीक है। इसी तरह नॉट करना है तो आप ये टिल्डा का साइन, ये भी सी में भी ये वाला यूज होता है फॉर बिट वाइज नॉट, ठीक है। अच्छा, मैंने दो टर्म्स यूज की इधर, बिट वाइज और सिंपल लॉजिकल, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ए एंड बी या बी एंड सी, तो सी में ये होता है और वेरिलॉग में भी ये होता है कि अगर दो दफा एंड डाला हो ना तो इसका मतलब होता है कि जो बी और सी है ना, अगर तो सिंगल बिट के हैं तो दो दफा और एक में कोई फर्क नहीं है। अगर बी और सी ज्यादा बिट्स के हैं, मतलब बी जो है वो भी 10 बिट का है, सी भी 10 बिट का है, तो सिंगल एंड का मतलब है कि पहली बिट को पहली के साथ एंड करो, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, एंड सो ऑन, 10वीं को 10वीं के साथ, और जो रिजल्ट आएगा वो 10 बिट का आपके पास आ जाएगा और वो ए में साइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो दफा एंड करूं तो इसका मतलब होता है कि बी को पूरा एक ट्रू या फॉल्स समझो, सी को भी ट्रू या फॉल्स समझो, और वो ट्रू या फॉल्स समझने का तरीका ये होता है कि अगर तो जीरो वैल्यू है उनकी तो वो उसको फॉल्स समझेगा, अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको ट्रू समझेगा। ये अगर आप सी में भी कोड लिखें और इफ के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उस पर यही असूल अप्लाई होता है कि अगर वो नॉन जीरो होगा तो उसको ट्रू समझा जाएगा, अगर वो जीरो होगा तो उसको फॉल्स समझा जाएगा। तो टिपिकली वेरिलॉग में आपको ज्यादातर सिंगल एंड की जरूरत पड़ेगी, डबल एंड की नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो ऑलवेज एट स्टैटिक क्या है, बिगिन एंड क्या है, इसके मुतालिक मैं इतना कहूंगा कि बिगिन एंड को आप समझें कि जिस तरह सी में हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते थे कि कोई भी ब्लॉक शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है तो वहां पे आप करली ब्रैकेट लगाते थे। इफ के अंदर आपने
अगर एक से ज्यादा लाइनें हैं तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करके करली ब्रैकेट एंड कर देते थे। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह वेरिलॉग में है, लेकिन उसमें करली ब्रैकेट के बजाय हम बिगिन एंड इस्तेमाल करते हैं। इनको हम डिलिमिटर्स कहते होते हैं, जो ब्लॉक को किसी डिफाइन कर रहे होंगे, उसका स्टार्ट क्या है और उसका एंड क्या है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, तो एक लैंग्वेज से दूसरे में जम करते हुए आपने यही सीखना होता है कि अच्छा डिलिमिटर्स में क्या फर्क है और छोटे मोटे और क्या फर्क होते हैं। तो बिगिन एंड तो इसलिए यूज होते हैं। तो ये जो मैंने पहले कोड लिखा था, इधर मैं बिगिन एंड ना भी डालूं तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है। लेकिन बिगिन एंड अगर लगा लूं, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती तो मुझे बिगिन एंड लगाने की जरूरत थी। ऑलवेज एट स्टैटिक का मतलब ये है कि जो, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर में, तो इसका मतलब है ऑलवेज एट स्टैटिक का मतलब है कि अगर कोई भी चीज चेंज होगी बी, सी या डी में, तो ये ए को अपडेट कर देगा सिमुलेट करने के लिए इसको। तो ये सिमुलेटर को हम बता रहे हैं यार कोई भी चेंज हो जाए। तो ये वैसे अगर मैं वेरिलॉग खुद से डिजाइन कर रहा होता तो मैं इसको डालता ही ना, मैं कहता कि यार सिंपल ए इज इक्वल टू बी एंड सी एंड डी लिख दो, ये ऑलवेज एट स्टैटिक वगैरह की क्या जरूरत है। इन बार हम क्योंकि बने बनाए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें इसी तरह। ओके, सो गेट समझ आ गया। गेट सिंपल सा काम है। जिस तरह सी में एंड का सिंबल है, जो वही एंड का सिंबल वेरिलॉग में है। जो सी में और का सिंबल है, वही और का सिंबल वेरिलॉग में है। एक्स और का नया सिंबल है, और नॉट का भी उसी तरह टिल्डा का सिंबल है, जो कि हमने पहले पढ़ा। ये भी बिट वाइज नॉट ही है। अगर आपने वो लॉजिकल नॉट करना हो तो वो जो जिस तरह सी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया पहला ब्लॉक। अच्छा, दूसरा ब्लॉक है हमारा मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मक्स कैसे कोड होगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को कोड करने के लिए अगेन हम दोबारा ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड उसी तरह डालेंगे जिस तरह हमने पिछले ब्लॉक में डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जिस तरह सी में स्विच स्टेटमेंट होती थी उस तरह इसमें एक केस स्टेटमेंट है, जिसमें हम लिख देते हैं केस और ब्रैकेट के अंदर बता देते हैं कि किस चीज पे केस लगाना है। तो इस केस में हम सिलेक्ट लाइन जो भी बनती है, जिसमें इधर हमने एड्रेस नाम दिया हुआ है, तो एड्रेस हमने नाम दिया और उसके ऊपर केस लगा दिया। और एंड केस आखिर में जरूर आता है, ये ध्यान में रखें। केस ब्रैकेट में सिलेक्ट लाइन और नीचे एंड केस। अंदर बिल्कुल सी की तरह ही जिस तरह स्विच में केसेस बनते थे उसी तरह हम करते हैं। ठीक है, अभी ये टू टिक डी को आप इग्नोर करें। 0 1 2 3 के तीन केसेस, 4 केसेस है हमारे। तो आउट कि अगर 0 है सिलेक्ट लाइन, तो इसका मतलब है कि आप एड्रेस में इस वाली लाइन को आउटपुट से सिलेक्ट, आउटपुट को ए से कनेक्ट कर दो। अगर 1 है तो बी से कनेक्ट कर दो, अगर 2 है तो सी से कर दो, और 3 है तो डी से कर दो। तो इसका ये मतलब है। अब हम आते हैं टू टिक डी का क्या मतलब है। वेरिलॉग में ना हम इस तरीके से वैल्यूज डाल सकते हैं, जिस तरह ये टू टिक डी लिखा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले एक नंबर आ रहा है, उसके बाद टिक आ रहा है, उसके बाद बी डी एच इस तरह से चीजें आएंगी, और उसके बाद आपका नंबर आ जाता है। तो पहली जो चीज है ना, ये बता रहे होता है कि उसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि जब हम हार्डवेयर में बता रहे हैं तो ना ये एक बस की बात करेंगे। अच्छा, इतनी वायरें आ रही हैं पैरेलल में, जब ज्यादा मल्टीपल वायर्स आ रही हैं तो उनको हम बस कहते हैं। तो इस 8 का मतलब है कि इसके आगे जो मैं लिखने लगा हूँ ये 8 तारें आ रही हैं। ठीक है, टिक सिंपली इग्नोर हो जाता है। उसके बाद जो लिखा होता है ना बी या ओ या डी या एच, इसका मतलब है बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑक्टल, डी फॉर डेसिमल, एच फॉर हेक्साडेसिमल। ये बता रहा है कि मैं इससे आगे जो वैल्यूज लिखना चाह रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा, उस फॉर्मेट के बाद हम अपनी जो भी वैल्यू होंगी वो लिख देंगे। अगर मैंने बाइनरी का हुआ है तो मैं बाइनरी में लिख दूंगा। तो बाइनरी में मैंने लिखा हुआ ए टिक बी, तो फिर मैंने 8 वैल्यूज दी, 0 0 0 0 1 0 1 0। ये हमें पता है डेसिमल में 10 बनता है, बाइनरी में ये 1 0 1 0 बनता है। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं। अच्छा, वेरिलॉग में एक और अच्छी बात यह है कि आप अंडरस्कोर डालें तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अगर नंबर्स लिख रहे हो ना, नंबर्स के दरमियान अंडरस्कोर, इसका फायदा हो जाता है। अगर मैं अलग-अलग बिट्स को कहना चाह रहा हूँ कि इस बिट का ये मतलब है, उस बिट का वो मतलब है, तो मैं उनको सेपरेट कर सकता हूँ यूजिंग अंडरस्कोर, जिस तरह मैंने अभी 4 में सेपरेट किया। ठीक है, अच्छा, और तीसरी चीज ये है कि अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब 8 तारें आ गई जिन पे ये 1 0 वैल्यू जिस तरह भी लिखी हुई है इस तरह आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसके बजाय D10 लिख देता तो तब भी एग्जैक्टली यही मतलब होता कि 8 तारें आ रही हैं। 8 का मतलब 8 तारें, और अब मैंने बी के बजाय डेसिमल में 10 कह दिया, और डेसिमल में 10 जो है वो बाइनरी में 1 0 1 0 बनता है। तो हार्डवेयर में इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हार्डवेयर में एग्जैक्टली ये सेम चीज हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर हेक्साडेसिमल में ए लिख देता तो उसका भी यही मतलब था।
ठीक है। तो चाहे मैं बी में लिखूं, एच में लिखूं, ए में लिखूं, इवेंचुअली वो हमारी जो कन्वीनियंस हो, जिस तरह से लिखना हम पसंद करें। लेकिन इन दी एंड आपने बताना क्या है कि विड्थ कितनी है, उसके बाद किस फॉर्मेट में लिखना है, दरमियान में टिक डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बता देना है उस फॉर्मेट में उस नंबर को लिख दें, तो दैट्स इट। अच्छा, इसमें आप डोंट केयर्स भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं इधर लिख दूंगा एक्स 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 एक्स, ये हम बाइनरी या हेक्साडेसिमल में डाल सकते हैं, बाकी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैंने बाइनरी में एक्स 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 डाला है, इसका मतलब है कि ये वाली बिट्स जो मर्जी हो, अगर ये वाली बिट्स 1010 हुई तो तब आगे काम करो जो भी करना है, ठीक है। तो हेक्स में भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ आ रही होनी चाहिए कि 2 टिक D0 का मतलब है कि भाई डेसिमल में, क्योंकि सिलेक्ट लाइन 4 to 1 का मार्क्स बनाया हुआ है, तो डेसिमल में 0 1 2 या 3 4 केसेस हैं। जब 0 होगा तो आप समझो कि आउट ए के साथ कनेक्ट हो गया, अगर 1 हुआ तो आउट बी के साथ कनेक्ट हो गया, 2 हुआ तो सी के साथ हो गया, 3 हुआ तो डी के साथ हो गया। ये अगर आप लिखेंगे तो मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अभी रुकते हैं और एक नमाज की ना 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर।